Hello students. So, we are here again to discuss about the subject of business statistics and analytics, and in this particular subject we are right now at unit 5. पाँचवीं और आखिरी यूनिट 5 पर हम लोग हैं. यूनिट 5 which actually is the culmination of this entire subject. जितना भी कुछ हम लोगों ने यूनिट 1, 2, 3 और 4 में पढ़ा है उसका एक तरह से बिज़नेस एप्लीकेशन जो काफ़ी अच्छे तरीके से कैसे करना है वो यहाँ पर देखा जाता है. दिस एक्चुअली इज़ द पर्पज़ ऑफ वाई वी हैव स्टडीड ऑल द प्रीवियस 4 यूनिट्स. चारों यूनिट्स में जो भी कुछ पढ़ा गया है अब एक्चुअली कैसे बिज़नेस में उसको यूज़ किया जाना है, एक्चुअल बिज़नेस प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व करना है, सॉल्व करना है, डेटा जो भी कलेक्ट किया गया है उसको कैसे स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे और कंक्लूजन्स निकालेंगे. ये चीज़ें हम लोग देखते हैं फाइनल यूनिट में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की. तो दिस पर्टिकुलर यूनिट इज़ ऑल अबाउट टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. दिस इज़ कंसर्न्ड विद द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में आप लोग पिछले सेशंस में समझ चुके हैं, जान चुके हैं क्या होता है हाइपोथेसिस, क्या है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, क्या है सैम्पल, ऑल सच थिंग्स यू ऑलरेडी नो. सो now we will be familiarizing ourselves with some different types of tests for testing hypothesis. अलग अलग तरह के केसेस के लिए अलग अलग तरह के टेस्ट्स हमारे पास हैं. अलग अलग तरह के सिचुएशंस में हम अलग अलग तरह के टेस्ट्स यूज़ करते हैं. तो आपके सिलेबस में 4 अलग अलग तरह के टेस्ट्स हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द Z टेस्ट, द T टेस्ट, द F टेस्ट एंड दी काई स्क्वायर टेस्ट. तो अगले कुछ सेशंस में हम लोग एक एक करके इन टेस्ट्स के बारे में समझेंगे, इन टेस्ट को समझेंगे और इनकी प्रॉब्लम्स देखेंगे और ऐसी प्रॉब्लम्स भी देखने की कोशिश करेंगे जो पहले हमसे एग्ज़ाम से पूछी गई हैं, सो एज टू बिकम मोर कंफर्टेबल विद हाइपोथेसिस टेस्टिंग. तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पूरा कुछ प्रोसेस है जो आप लोग अभी तक समझ चुके होंगे. तो प्रोसेस को देख करके और प्रोसेस को ले करके कुछ प्रॉब्लम्स लेकर के हम लोग समझेंगे कि कैसे एक्चुअली हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जा रहा है. ब्रॉडली 2 तरह के हाइपोथेसिस टेस्ट हो सकते हैं या डिपेंडिंग अपॉन द सैम्पल साइज़. 2 कैटेगरीज तो इसके बेसिस पे होंगी कि सैम्पल साइज़ क्या है. तो लार्ज सैम्पल्स हो सकते हैं, स्मॉल सैम्पल्स हो सकते हैं. लार्ज सैम्पल्स के लिए थोड़ा अलग तरीका होगा और उसके लिए हम लोग Z टेस्ट यूज़ करते हैं नॉर्मली, और स्मॉल सैम्पल साइज़ के लिए T टेस्ट यूज़ किया जाता है. स्टूडेंट्स T टेस्ट यूज़ किया जाता है. तो ये 2 टेस्ट्स हैं. इसमें अब एक चीज़ और जो ध्यान देने वाली है, कैसे डिसाइड करेंगे. द क्वेश्चन माइट मेंशन सम थिंग रिगार्डिंग लार्ज सैम्पल और स्मॉल सैम्पल. अगर मेंशन नहीं हो रहा है तो हमें ये ध्यान रखना है कैसे लार्ज सैम्पल किसको बोलेंगे और स्मॉल सैम्पल किसको बोलेंगे. द सैम्पल साइज ऑफ 30 इज़ दी you can say the borderline for deciding large sample and small sample. Up to 30 we say it is a small sample. If the sample size is more than 30 it will be a large sample. तो जहाँ भी क्वेश्चन में आपको सैम्पल साइज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये ज़रूर बताया जाएगा कि सैम्पल साइज़ कितना है जो कि आप स्टडी कर रहे हैं. तो सैम्पल साइज़ अगर 30 से नीचे है, 30 या 30 से नीचे है तो फिर T टेस्ट यूज़ किया जाएगा. और सैम्पल साइज़ लार्ज है अगर, यानी कि 30 से बड़ा अगर सैम्पल साइज़ है, जैसा कि जो अब हम इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जिसके बारे में, तो वो लार्ज सैम्पल कहलाएगा और हम Z टेस्ट यूज़ करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस एंड लेट अस गो थ्रू सम क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड. पहले पूछे गए हैं या कुछ उस तरह के उनसे सिमिलर मिलते जुलते और कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस भी हम लोग देख लें, जिससे कि ये समझ सकें कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस हम कर सकें और उनको सॉल्व कर सकें. तो Z टेस्ट हालांकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है विद दी एग्जामिनर्स, लेकिन फिर भी पिछले कुछ सालों में 2017 में पूछा गया था. एक्चुअली 2018 और 19 में हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला पार्ट सिलेबस से रिमूव कर दिया गया था AKTU के. तो 2018-19 में तो ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है, बट इन 2020 इट हैज़ अगेन बीन इंक्लूडेड इन द सिलेबस. तो उसके हम लोग क्वेश्चंस जो भी पुराने पूछे गए हैं वो देखेंगे. तो 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. एन ऑटोमेटिक मशीन वॉज डिज़ाइंड टू पैक 2 kg ऑफ वनस्पति.
in a particular pack. A sample of 100 tins was examined to test the machine. The average weight was found to be 1.94 kg with standard deviation of 0.10 kg. Is the machine working properly? इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक कुछ चीज़ें हम लोग हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में अच्छे से समझ लें। हाइपोथेसिस की बात का मतलब है इट इज़ सिंपली अ स्टेटमेंट, इट इज़ सिंपली अ एजम्पशन, इट इज़ एन एजम्पशन। तो एक एजम्पशन है और टेस्ट करने का मतलब है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो भी एजम्पशन किया गया है वो सही है या गलत है, सही है या गलत है, ये हम जानना चाहते हैं। तो टिपिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे Z, T, काई स्क्वायर, F टेस्ट, कोई भी टेस्ट हो, और इसके अलावा भी कुछ टेस्ट हो सकते हैं जो कि आप आगे में भी यूज़ भी करेंगे, तो कोई भी टेस्ट हो उसका एक टिपिकल तरीका जो है क्वेश्चन पूछने का ऐसा ही होगा। क्या होगा? कुछ आपको डेटा दिया होगा, कुछ एक सिचुएशन दी होगी, कुछ डेटा दिया होगा और आपसे ये पूछा जाएगा डेटा से, जो सैंपल होगा हमारा उस एक्चुअल डेटा से या एक्सपेक्टेड से कुछ वैरी करेगा। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सिचुएशन है कि देयर इज़ एन ऑटोमेटिक मशीन विच हैज़ बीन डिज़ाइन टू पैक वनस्पति की पैकिंग हो रही है एक मशीन के द्वारा। मशीन जो है वो क्या कर रही है, उसको डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि एक पैक में, एक टिन में 2 kg वनस्पति पैक होगा। अब कोई भी मशीन है, कोई भी प्रोसेस है, कोई भी इंडिविजुअल भी अगर काम कर रहा है तो जो आउटपुट होता है उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन तो होगा ही, और कुछ वेरिएशन हम लोग टॉलरेट भी करते हैं। कभी भी कहीं पर भी किसी भी फैक्ट्री में कुछ काम हो रहा है, कहीं पर भी कोई मशीन पे कुछ काम हो रहा है, कहीं कोई इंडिविजुअल्स कुछ काम कर रहे हैं, तो कांस्टेंट, अगर ह्यूमन बीइंग काम कर रहा है तो कांस्टेंट आउटपुट तो नहीं हो सकता है। मशीन्स के केस में भी आउटपुट कुछ ना कुछ वैरी करेगा ही करेगा। तो कितना वेरिएशन जो है वो परमिसिबल है या कितना वेरिएशन टॉलरेबल है, उसको हम टॉलरेंस एक तरह से बोलते हैं। तो क्या टॉलरेंस है, हम ये देखते हैं। तो हर मशीन में अगर ये 2 kg है तो कुछ इससे डेविएशन वो टॉलरेबल होगी, उससे ज़्यादा लेकिन टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर अच्छे से भी काम कर रही है मशीन तो भी स्लाइट वेरिएशन विल बी देयर, लेकिन उस स्लाइट से ज़्यादा अगर होगा तो वो टॉलरेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब है मशीन में कुछ प्रॉब्लम है। अब ये स्लाइट वेरिएशन, सिग्निफिकेंट वेरिएशन, इनसिग्निफिकेंट वेरिएशन, ये डिसाइड कैसे होगा? ये डिसाइड करने के लिए ही हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 kg का टिन तो पैक किया जा रहा है। जब हमने एक सैंपल लिया हालांकि और 100 टिन्स को एग्जामिन किया और 100 टिन्स का जो एवरेज वेट लिया तो वो हमें मिला 1.94। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, अगर हम बिल्कुल ही थ्योरेटिकल तरीके से इसको देखेंगे और बिल्कुल बहुत ही स्ट्रिक्टली इसको देखने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल प्राइमा फेसी तौर पे देखें तो 2 kg होना चाहिए था, 1.94 है तो ये तो गलत है, 2 kg मिल नहीं रहा है। अगर हम एक कस्टमर हैं, हमारे पैक में 2 kg के बजाय 9.94 मीन्स कि 60 ग्राम जो है वो कम हो गया पैकिंग में, तो हम तो उसको टॉलरेट नहीं करेंगे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, मशीन है, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस आएंगे ही आएंगे। तो इसीलिए हमें ये डिसाइड अब करना है कि ये जो वेरिएशन है ये टॉलरेबल है या नहीं है। टॉलरेंस लिमिट में अगर है तो इट इज़ ओके, नहीं है तो मशीन को चेंज करना पड़ेगा, उसको सही करना पड़ेगा। तो यही इसका मतलब है क्वेश्चन है कि अगर ये चेंजेस कुछ हैं, साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है, तो वेरिएंस 1.94 तो एवरेज वेट हो गया, लेकिन उसमें भी वेरिएशन कितना हो रहा है, तो 0.1 इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.1 kg इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इन 2 चीज़ों के बेसिस पर हमें पता करना है कि भाई 2 किलो का जो वेट एवरेज होना चाहिए उसके आसपास ही इसको माना जाए, या कि ये मान लिया जाए कि मशीन तो ख़राब हो गई है, या तो इसको सही कराइए या तो इसको चेंज कराइए। तो द क्वेश्चन इज़ द मशीन वर्किंग प्रॉपरली। एक ज़रूरी चीज़ यहाँ पर और वो ये कि कोई भी क्वेश्चन जो होगा, ये क्वेश्चन साफ साफ ये इस तरह से कहीं पर थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान करने के लिए कभी कभी हाइपोथेसिस वर्ड यूज़ कर लिया जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान करने के लिए कभी कभी वहाँ पर इंडिकेट कर दिया जाएगा कि ये Z टेस्ट है या T है या F है या काई स्क्वायर है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ना तो हाइपोथेसिस वर्ड यूज़ किया गया है, तो क्योंकि मशीन प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं कर रही है ये पूछा जा रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर कुछ ये हाइपोथेसिस वाली ही बात आ रही है। एक चीज़ तो ये हो गई। कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे, तो सैम्पल साइज़ क्या है, सैम्पल साइज़ 100 का है। 100 मीन्स लार्ज, बिकॉज 30 से ज़्यादा लार्ज हो गया।
तो इसलिए जेड टेस्ट यूज़ किया जाएगा। अब हाइपोथेसिस का अगर क्वेश्चन है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्वेश्चन है, तो पहला स्टेप हमेशा ये होगा कि हमें हाइपोथेसिस फ्रेम करनी होगी, जिसमें कि स्टूडेंट्स कभी कभी थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं। लेकिन हाइपोथेसिस अगर जब तक हम फ्रेम नहीं करेंगे तब तक हम हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं कर पाएंगे, और तब तक हम अपना कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे कि क्वेश्चन तो ये है, इज़ द मशीन वर्किंग प्रॉपरली। तो हम सारे कैलकुलेशंस कर लें, लेकिन जब ये बताना होगा कि भाई ये तो बताइए, पूछा गया था वर्किंग प्रॉपरली काम कर रही कि नहीं कर रही, तो ये हम बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने हाइपोथेसिस नहीं फ्रेम की थी। तो हाइपोथेसिस फ्रेम करने से शुरू करना होगा, और हाइपोथेसिस सही है या गलत है, यहाँ पर जाकर के हमारा सोल्यूशन ख़त्म होगा। और हाइपोथेसिस फ्रेम करने का सीधा तरीका यह है, जो क्वेश्चन है वही हाइपोथेसिस है। इज़ द मशीन वर्किंग प्रॉपरली, तो हमारी हाइपोथेसिस हो गई मशीन इज़ वर्किंग प्रॉपरली, ये हो गई। और ये जब भी हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे तो हम इसके लिए भी रेडी रहेंगे कि हाइपोथेसिस गलत हो सकती है, तो हम दोनों चीज़ों को लेकर के चलेंगे। हाइपोथेसिस पहली हो गई कि इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली, अगर सही काम नहीं कर रही तो इसका मतलब गलत काम कर रही, ख़राब काम कर रही, सही काम नहीं कर रही, तो इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। null hypothesis as well as alternate hypothesis, both hypothesis have to be formed। खैर, इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं और तो चीज़ें और हमको समझ में आएंगी। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यानी कि हुआ क्या, पहला स्टेप हमेशा ऐसा क्वेश्चन आपको शुरू करना पड़ेगा, फॉर्मुलेट दी हाइपोथेसिस। आपको आगे की चीज़ें अगर उसमें कुछ कन्फ्यूज़न भी है, आपको फॉर्मूला नहीं क्लियर है और दिक्कतें हो रही हैं, अगर आपने हाइपोथेसिस सही सही फॉर्मुलेट कर दिया है, 2 मिनट का काम है, थोड़ा सा दिमाग लगना है, तो भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो इसमें मिल ही जाएंगे। ऑब्वियसली कैलकुलेशंस अगर आप नहीं करेंगे तो लास्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरा है डिटर्मिन द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी आप पढ़ चुके हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में जानते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का सिंपल मतलब ये है कि जो भी आप रिजल्ट बताएंगे अपनी हाइपोथेसिस के थ्रू, वो उस पर कितना रिलाई किया जा सकता है, दिस इज़ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। कितनी रिलायबिलिटी आपकी है, क्योंकि हम जो भी रिज़ल्ट बता रहे हैं वो किसी सैम्पल के बेस पे है। तो सैम्पल के बेस पे जब हम कर रहे हैं, पूरी पॉपुलेशन को तो हमने देखा ही नहीं, पूरी पॉपुलेशन को नहीं देखा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन भी हम बोलते हैं, कुछ ना कुछ चांसेस होंगे कि जो भी हम बता रहे हैं, जो भी हम ने रिज़ल्ट दिया, कंक्लूजन ड्रॉ किया, वो गलत हो सकता है। हमने कहा हाइपोथेसिस सही है यानी कि मशीन सही काम कर रही है, लेकिन मे बी देयर आर सम चांसेस कि मशीन ख़राब गलत काम कर रही थी। हमने कहा मशीन ख़राब है और एक्चुअली मशीन सही हो सकती है, ये भी हो सकता है। तो कितना रिलाई किया जा सकता है आपके रिजल्ट के ऊपर, ये आपको ही खुद बताना पड़ेगा। हमने कहा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, दैट मीन्स 95% एक्यूरेसी आपके रिजल्ट की है। टेस्ट स्टैटिस्टिक, क्योंकि लास्ट सैम्पल है इसलिए Z हो जाएगा। कंप्यूट करना है तो कैलकुलेशंस यहाँ पे कर लेंगे, और कैलकुलेशंस के बाद हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। तो एक एक करके इन स्टेप्स को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं। नल हाइपोथेसिस, जैसा कि अभी हमने कहा था, तो द मशीन इज़ वर्किंग प्रॉपरली, दिस बिकम्स द नल हाइपोथेसिस। जो क्वेश्चन था वही सीधे सीधे आ गया। अगर नल हाइपोथेसिस ये है, तो अगर ये सही नहीं हुई तो अल्टरनेट इसका क्या है, ऑब्वियसली या तो मशीन सही काम कर रही है या तो मशीन सही काम नहीं कर रही, तो मशीन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये हो गई अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम H0 या H0 से डिनोट करते हैं। तो एक्चुअली लिखेंगे कैसे, वही जो स्टेटमेंट सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है उसी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैथमेटिकली या स्टैटिस्टिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस नल हाइपोथेसिस को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो H0 और H0 कोलन म्यू इज इक्वल टू 2, म्यू इज दी मीन, म्यू इज दी पॉपुलेशन मीन। तो पॉपुलेशन मीन एक्चुअली 2 है, जिसके लिए मशीन डिज़ाइन की गई थी कि 2 kg होना चाहिए एक टिन के अंदर वनस्पति, तो वो चीज़ एक्चुअली है, ये हम मान रखें। मशीन प्रॉपरली काम कर रही है तो इसका मतलब है म्यू शुड बी इक्वल टू 2, पॉपुलेशन मीन शुड बी इक्वल टू 2, 2 kg होना चाहिए। और अल्टरनेट इसका मतलब क्या हो गया कि म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो H1 कोलन म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 2, ये हो गई हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस। क्योंकि हम जब इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो बीच में म्यू की वैल्यू हो जाएगी, और दोनों तरफ अगर म्यू की वैल्यू कुछ एक लिमिट से एक्सीड कर रही है तो ये हमारा हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा रिजेक्शन एरिया, दिस इज़ द रिजेक्शन एरिया, और दूसरी तरफ भी रिजेक्शन एरिया है। अगर इस रेंज में पहुंच गया तो हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना पड़ेगा, और बीच का जो एरिया है वो है एक्सेप्टेंस एरिया। बीच वाले एरिया में अगर हम रहते हैं
जो भी कैलकुलेशंस हम करेंगे अगर वहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पर हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, और अगर बीच के रेंज से बाहर चला जा रहा है तो हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। तो जो कर्व है उसके दोनों टेल्स पर रिजेक्शन हो रहा है। दो टेल्स हैं, एक टेल ये हो गया, दिस इज़ द लेफ्ट टेल, दिस इज़ द लेफ्ट टेल, और दूसरी टेल ये हो गई, दिस इज़ द राइट टेल। तो राइट टेल और लेफ्ट टेल दोनों तरफ रिजेक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम इसे बोल रहे हैं दिस इज़ द टू टेल्ड टेस्ट, दिस इज़ द टू टेल्ड टेस्ट। ये चीज़ें इतनी हमें ध्यान रखें। अगर कहीं पर ऐसा कुछ हो रहा है कि हमने कहा किसी चीज़ से कम है या ज़्यादा है, तो कम वाला केस जो होगा वो एक्सेप्ट हो रहा है, ज़्यादा वाला अगर रिजेक्ट हो रहा है तो फिर वो वन टेल टेस्ट हो जाएगा। इसी तरह ज़्यादा वाला एक्सेप्ट हो रहा है, कम वाला रिजेक्ट हो रहा है तो भी वो वन टेल टेस्ट होगा। उसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। तो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस इस तरह से हमने फ्रेम कर ली। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में दिया नहीं था तो हमें कुछ भी लेना पड़ेगा, जैसा भी जो भी हम एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर हम 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले रहे हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 1% मीन्स 1/100, दैट इज़ 0.01। कई बार क्वेश्चन में दिया होगा कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप क्या लें, इट कैन बी 1%, 5%, 1 और 5% ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, लेकिन 10% और 20% भी कभी कभी रेयरली यूज़ कर लिए जाते हैं। तो जो भी है वो हो सकता है, और जो या नहीं है तो फिर आपको उसको एज्यूम करना पड़ेगा। तो हियर वी आर एज्यूमिंग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टू बी 1%। मतलब क्या हुआ कि जो भी रिज़ल्ट हमारा निकल करके आएगा उसके ऊपर हम 99% कॉन्फिडेंस के साथ रिलाई कर सकते हैं, बट 1% चांस इज़ देयर दैट आवर रिज़ल्ट मे बी रॉन्ग। तो स्टैटिस्टिक्स में ये सबसे ज़रूरी है कि आप जो भी कंक्लूजन्स दे रहे हैं उनको, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इज़ एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। स्टैटिस्टिक्स इज़ में आर्ट का कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे यूनिवर्सली कोई चीज़ सही हो ऐसा नहीं होगा। तो क्या चांसेस हैं हमारे कंक्लूजन के गलत होने की, ये भी हमें खुद ही बताना है। तो 1% चांस है, 100 में से एक बार गलत हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक कौन सी यूज़ करेंगे, तो जैसा कि पहले ये भी हम लोग बात कर चुके हैं, सिंस द सैम्पल साइज इज़ लार्ज, इट इज़ ग्रेटर देन 30, देयरफॉर वी आर गोइंग टू मेक यूज़ ऑफ द Z टेस्ट। देन अब हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो सैम्पल साइज n वो दिया हुआ है 100, जो सैम्पल मीन है वो दिया हुआ है 1.94, जो सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो दिया हुआ है रिप्रेजेंटेड बाय s एज 0.1, जो पॉपुलेशन का मीन है वो दिया हुआ है वो है 2। तो इस बेसिस पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूट करेंगे Z स्टैटिस्टिक की वैल्यू, Z पैरामीटर जो है इसकी वैल्यू हम कंप्यूट करेंगे। वैल्यू कंप्यूट करने के बाद हमें टेबल की जो वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू जो है, उससे इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो खैर यहाँ पर हम उसको कंप्यूट कर रहे हैं, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, Z इज़ इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन या द एक्सपेक्टेड मीन। जो एक्सपेक्टेड मीन है वो और सैम्पल मीन, उसमें उसके बीच में डेविएशन कितना है ये हमको जानना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन से उसका रेशियो निकाल लेंगे तो उसके प्रोपोर्शन में हमें पता चल जाएगा कि डेविएशन, इसी से पता चलेगा कि वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। हमेशा हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमें यही दो चीज़ें देखनी है, क्या जो भी वेरिएशन आ रहा है एक्सपेक्टेड से, जो भी वेरिएशन आ रहा है एक्चुअल पॉपुलेशन से, जो भी वेरिएशन आ रहा है, इसी चीज़ पे हमको ध्यान देना है। वेरिएशन विल ऑलवेज बी देयर, ये ध्यान रखना है। वेरिएशन कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, लेकिन देखना क्या है कि वो वेरिएशन सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट वेरिएशन है तो फिर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई, सिग्निफिकेंट वेरिएशन है तो नल हाइपोथेसिस को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो यही सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, इसलिए हमने डिफरेंस को स्टैंडर्ड डेविएशन से, जो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है उससे डिवाइड कर दिया। तो ये पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन का एस्टिमेट से हम डिवाइड कर रहे हैं। x बार इज इक्वल टू म्यू अपॉन एस एक्स बार, तो ये हो गया x बार माइनस म्यू अपॉन s विच इज़ द सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ द सैम्पल साइज। और जब हम इसको कंप्यूट कर रहे हैं तो जो वैल्यू हमको मिल रही है वो आ रही है -6, z की वैल्यू आ रही -6। वन मोर थिंग दैट वी शुड नोट हियर इज़ दैट -6 का मतलब है कि डेविएशन नेगेटिव साइड में है, प्लस अगर आ जाता कहीं
तो इसका मतलब है डेविएशन पॉजिटिव साइड में हो जाता। तो डेविएशन से हमको मतलब है, हमें इससे मतलब है कि डेविएशन कितना हो रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है कि डेविएशन पॉजिटिव साइड में है या नेगेटिव साइड में है। अगर मशीन में ख़राबी है और कम पैकिंग हो रही है तो भी प्रॉब्लम है, कस्टमर्स को प्रॉब्लम होगी तो कंपनी को भी, ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉब्लम होगी। अगर ज़्यादा पैकिंग हो रही है तो कस्टमर तो खुश हो जाएगा लेकिन हमें नुकसान होने लगेगा। तो हमें मतलब दोनों ही डेविएशन से है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि माइनस है कि प्लस है। ओके, देन तो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z इज़ -6। टेबलेटेड वैल्यू, इसीलिए टेबल में जब एक्चुअली आप वैल्यू देखेंगे, और यहाँ पर क्योंकि 2 टेल टेस्ट है इसलिए α/2 देखेंगे, हम लोग α/2 पे देखेंगे, तो वो वैल्यू जो आ रही है इट इज़ 2.58। टेबल में आपको 2.58 मिलेगी, लेकिन क्योंकि कैलकुलेटेड z की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है इसलिए प्लस और माइनस दोनों केसेस हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, प्लस और माइनस दोनों केसेस। और एक्चुअली हमें जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसे कंपेयर करना है। यहाँ पर लिखा मैंने ये है कि कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ नॉट विद इन द रेंज। विद इन द रेंज इसका मतलब ये हो गया एक तरह से कि प्लस माइनस 2.58 के बियॉन्ड जा रही है, लेकिन ऐसे भी हम इसको देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो 6 है और एब्सोल्यूट टेबुलेटेड वैल्यू जो है वो 2.58 है, और 6 जो है वो 2.58 से बड़ा है। 6 इज़ द कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन द टेबुलेटेड वैल्यू। तो क्योंकि 6 उससे बड़ा है, कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है, जब भी कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा होगी टेबुलेटेड वैल्यू से तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा आ रही है। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब है सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा मतलब डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट, उसको इग्नोर नहीं किया सकता। कैलकुलेटेड वैल्यू कम तो इसका मतलब डिफरेंस इज इनसिग्निफिकेंट, इट कैन बी इग्नोर्ड, चांस फैक्टर से हो सकता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा ही होगा, वी ऑलरेडी नो दैट। तो यहाँ पर क्योंकि बाहर जा रही है इसलिए नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। नल हाइपोथेसिस हमारी कह रही थी कि मशीन इज़ वर्किंग प्रॉपरली, नो द मशीन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, नो H0 इज़ नॉट इक्वल टू म्यू। एक्चुअली H1 जो म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 2, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 2 का मतलब हो गया हमारी जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो हमें एक्सेप्ट करनी होगी। मशीन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सम करेक्टिव मेजर्स हैव टू बी टेकन ऑन द मशीन। तो ये पूरा कंक्लूजन तक, और ये कंक्लूजन तब हम कर पाएंगे, तभी निकाल पाएंगे अगर हमने हाइपोथेसिस शुरू में लिखी थी। नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस अगर हमने सही लिखी है तभी हम इस कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे, वरना आप क्या होगा कि आप यहाँ पर छोड़ देंगे, यहाँ पर करके आपने सारे से कुछ कर लिया, कैलकुलेशन कर दिया, z की वैल्यू निकाल दी, -6 निकाल दिया, आपको यही पता ही नहीं है। आपको ये भी मालूम है कि ये -6 आ गया और टेबलेटेड वैल्यू जो है वो 2.58 है, लेकिन इन दोनों का मतलब क्या है आप नहीं समझ पाएंगे। आप मतलब नहीं समझ पाएंगे तो आप ये बताएंगे नहीं। जो लास्ट के 3 स्टेटमेंट्स यहाँ लिखे हैं वो अगर आप नहीं लिखेंगे, वो अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके मार्क्स कट जाएंगे। हाइपोथेसिस फ्रेम करने के और हाइपोथेसिस टेस्ट करने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, केवल कैलकुलेशन के मार्क्स आपको मे बी 10 में से 6-7 मार्क्स आपको मिलेंगे, लेकिन जो थोड़ा सा और दिमाग लगाने के जो और 3-4 मार्क्स थे, 5 मार्क्स थे, वो आपको नहीं मिल पाएंगे। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रैक्टिस हाउ टू फ्रेम हाइपोथेसिस एंड हाउ टू derive the conclusion or inference also from the calculations that we have made। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है। पिछले करीब कई सालों में एक क्वेश्चन ही ये पूछा गया है आपसे एग्ज़ाम में, तो ये बाहर का एक क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ जिससे कि और भी तरह के कुछ चीज़ें, केसेस हम लोग समझ सकें। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द मीन लाइफ ऑफ अ सैम्पल ऑफ 400 बल्ब्स प्रोड्यूस्ड इज़ 1600 hours with standard deviation 150 hours. We have to test the hypothesis that the mean life in general is higher than the mean life of 1570 hours। वैसी ही चीज़ है, कंडीशन आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं वैसी ही। क्या क्या चीज़ें, एक एक चीज़, एक एक इन्फॉर्मेशन जो इस क्वेश्चन में दी गई है उसको उठा करके देखते हैं और उससे क्या चीज़ हम समझ सकते हैं ये हम जानने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ लिखी है मीन लाइफ ऑफ अ सैम्पल ऑफ 400 बल्ब्स। सैम्पल 400 बल्ब्स का है इसलिए सैम्पल साइज़ लार्ज है, इसलिए z टेस्ट एक चीज़ हो गई। मीन लाइफ है कितनी वो दी हुई है 1600 आवर्स।
तो सैंपल जो है वो सैंपल के का जो मीन है वो 1600 दिया हुआ है, सैंपल का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 150 दिया हुआ है। सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है, सैंपल का मीन दिया हुआ है। यही दो चीज़ें पिछली बार भी हमको दी गई थी। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन लाइफ इन जनरल इज़ हायर दैन द मीन लाइफ ऑफ 1570 आवर्स। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि हम ये क्या मान लें कि अगर 400 बल्ब्स के सैंपल में 1600 आ रहा है मीन लाइफ, तो 1570 से तो ज़्यादा ही होगा। मीन लाइफ जो बल्ब्स की होगी वो 1570 आवर्स से तो ज़्यादा ही होगी। शुड वी एक्सेप्ट दिस और नॉट? तो टेस्ट द हाइपोथेसिस, यहाँ पर एक जो आसान चीज़ है, एक चीज़ जो आसान कर दी गई है वो ये है कि साफ साफ हाइपोथेसिस मेंशन कर दी गई है, तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नल हाइपोथेसिस तो वही हो जाएगी। तो कैसे करना है? नल हाइपोथेसिस हो गई, उसी से रिलेटेड हम लोग कर लेंगे। नल हाइपोथेसिस अब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं कि म्यू इज़ लेस देन और इक्वल टू 1570। तो ये हो गई हमारी नल हाइपोथेसिस। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस इसी तरीके से हो गई उससे ज़्यादा। तो ये अब हो गया राइट टेल टेस्ट। क्यों राइट टेल टेस्ट? क्योंकि हम यहाँ पे अब बात कर रहे हैं रिजेक्शन किधर हो रहा है। नल हाइपोथेसिस इज़ 1570 से कम है, 1570 से कम है। ये अगर यहाँ ये नल हो गई, इससे ऊपर पे हम रिजेक्ट कर रहे हैं। आई एम सॉरी, इसको दोबारा से देख लें। इसके ऊपर हम रिजेक्ट करेंगे, तो इसके ऊपर रिजेक्ट करेंगे। ये रिजेक्शन एरिया है, राइट में है। रिजेक्शन एरिया इज़ टुवर्ड्स दी राइट। रिजेक्शन एरिया राइट पे है, इसलिए राइट टेल्ड टेस्ट है ये। तो सारी वैल्यूज़ जो भी दी थी उसको देख करके और उसको कैलकुलेट करके जब हम z कैलकुलेटेड निकाल रहे हैं तो वो आ रहा है 4। टेबुलेटेड वैल्यू जो z की है वो 2.33 है, क्योंकि बड़ी है इसलिए नल हाइपोथेसिस यहाँ पे भी रिजेक्ट हो जा रही है। मतलब कि मीन लाइफ 1570 से हाई है। ये हम मान करके चलेंगे। जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जा रही है। तो मीन लाइफ इज़ ग्रेटर देन 1570। देन एक और क्वेश्चन ये जल्दी से देख लेते हैं। इंडिविजुअल फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स, इसके बारे में जो डेटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी प्रायर टू 30 जून हैड एन एवरेज रिफंड ऑफ 1200। कंसिडर द पॉपुलेशन ऑफ लास्ट मिनट फाइलर्स हु फाइल द रिटर्न ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ जून फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ 400 इंडिविजुअल्स हु फाइल अ रिटर्न बिटवीन 25 एंड 30 जून। तो सैंपल मीन दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है। इसको भी यहाँ पर भी क्या होगा, नल हाइपोथेसिस हमारी म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1200, ये लेफ़्ट टेल टेस्ट हो जाएगा। दिस इज़ अ लेफ़्ट टेल टेस्ट। और यहाँ पर देख रहे हैं आप कैलकुलेशंस जब हम कर रहे हैं, ये आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे जब हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो क्योंकि z कैलकुलेटेड इज़ अगेन ग्रेटर दैन द टेबुलेटेड वैल्यू माइनस 1.2825, एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी हो गई है, इसलिए द नल हाइपोथेसिस इज़ रिजेक्टेड। तो जो भी लोग देर से फाइल कर रहे हैं रिटर्न, उनको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है, ये हम कंक्लूजन इससे ड्रॉ कर सकते हैं। देन अ पैकेजिंग डिवाइस इज़ सेट टू फिल डिटर्जेंट पाउडर पैकेट्स विद अ मीन वेट, ये पहले क्वेश्चन की तरह से ही थोड़ा मिलता जुलता है, 5 kg एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 0.21 kg। द वेट ऑफ पैकेट्स इज नोन टू ड्रिफ्ट अपवर्ड्स, मशीन की में गड़बड़ी कारण से वेट बढ़ सकता है। रैंडम सैंपल इज टेकन, और क्या यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि मीन वेट इंक्रीज़ हो गया है, 5% लेवल पे टेस्ट करना है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। ये भी एक लेफ़्ट टेल्ड टेस्ट होगा। तो इसमें भी हम लोग उसी तरीके से कर लेंगे। सारी चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पर, क्योंकि वैल्यू आ रही है z की कम, इसलिए नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ वी गो अबाउट द z टेस्ट। इतनी चीज़ें हम लोग देख करके अब इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अगले सेशन में हम लोग इससे आगे देखेंगे। थैंक यू।